राइट, चलिए तो यहाँ पर आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, जो कि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, और पंकज मटपाल, जो हैं एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और शो की शुरुआत हम कर रहे हैं दर्शकों के सवालों के साथ, और ऐसे में बहुत लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुँचाइएगा। सवाल आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े हुए हैं, और इसी को लेकर जो है हम आपको सलाह देते हैं इस शो में। हम आगे बढ़ेंगे, और पहला सवाल विश्वजीत जी आपके लिए होगा। हमारी दर्शक हैं सिरसा से प्रियंका, और इन्होंने अपना जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो भेजा हुआ है। कुछ डिटेल्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। इनके पास कोटक का मल्टी कैप फंड है, 1000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 2000 रुपये, क्वांट का वैल्यू 1000 रुपये की एसआईपी। महिंद्रा मैन्युलाइफ का स्मॉल कैप है, यहाँ पर 1000 रुपये। आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप 1000 रुपये। सभी डायरेक्ट प्लान्स हैं, और कुल एसआईपी जो हो रही है वो 6000 रुपये तक की हो रही है, और टारगेट इनका है 1 करोड़ 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है इनका। और इन्होंने अपने पति का भी पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, जिसमें निपॉन का फ्लेक्सी कैप है 1000 रुपये, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 1000, जो मिड कैप में 1000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम में इनके पास 1000 रुपये की एसआईपी, टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में 500 रुपये की, एसबीआई का इनोवेटिव फंड है 500 रुपये। टोटल पति के पोर्टफोलियो 5000 रुपये की एसआईपी चल रही है, और इनका जो टारगेट है 15 साल में 50 लाख रुपये। और यहाँ पर 3 महीने से इन्होंने जो है शुरुआत कर रखी है अपने इन्वेस्टमेंट की, और इसको आगे बढ़ाने की भी मंशा है, बशर्ते कि ये फ़ंड सही है या नहीं कोई चेक कर ले। तो अच्छी बात है, इन्होंने अपना और अपने पति का पोर्टफोलियो की डिटेल्स भेजी है। पति के पोर्टफोलियो का गोल रिटायरमेंट रखा गया है, और इन्होंने अपने गोल का रिटायरमेंट, अपने पोर्टफोलियो का रिटायरमेंट यहाँ पे पोर्टफोलियो का गोल नहीं बताया है, जो इनकी वाइफ का है, जो प्रियंका का है। बस 20 साल है, और 1 CR इनका टारगेट है अपने पोर्टफोलियो में से। यही सवाल हमेशा जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, जब भी आप शादी कर रहे हो या कोई लॉन्ग एसोसिएशन रिलेशनशिप में जा रहे हो जो कि बहुत लंबा है, तो एस्ट्रोलॉजिकली तो अपनी कुंडलियाँ मिलाएं, लेकिन फाइनेंशियल कुंडली भी अपनी ज़रूर मिलानी चाहिए। तो क्योंकि हम पति पत्नी के पोर्टफोलियो से शुरुआत कर रहे हैं विश्वजीत जी, तो शायद चर्चा की शुरुआत आप पति पत्नी को किस तरह से अपनी फाइनेंशियल कुंडली मिलानी चाहिए, इस टॉपिक से शुरू कर सकते हैं। कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी शादी जैसे बंधन में बनना चाहते हैं, तो कुछ सेटिंग पहले कर ली जाए। पता नहीं 36 गुण देखते हैं, वैसे एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैच होने हो, फाइनेंशियली अगर किसी को कुंडली बनानी हो, तो कितने गुण मैच हो जाने चाहिए विश्वजीत जी, क्या कहिएगा? बिल्कुल कविता जी नमस्कार, पंकज जी नमस्कार। बड़ा दिलचस्प टॉपिक कविता जी आपने छेड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर पति-पत्नी अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, तो वो मिलकर एक साथ बैठकर बनाएँ, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई है या बच्चों की शादी है या रिटायरमेंट है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के विचार अलग-अलग हों। तो अगर एक साथ मिलके बैठ के गोल बनाएँगे, तो काफ़ी प्लानिंग एक तरीके की हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि 2 हस्बैंड वाइफ के अलग-अलग पोर्टफोलियोज़ हैं, जबकि गोल्स शायद सेम ही होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो भी उसमें भी एक तरीके की सिनर्जी हो। ऐसा ना हो कि एक पोर्टफोलियो बहुत रिस्की है और एक पोर्टफोलियो बहुत कंज़र्वेटिव है। तो जितना हो सके मिलकर गोल बनाएँ, और उसके हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का भी डिसीज़न लें। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा। जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, प्रियंका जी का अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है कविता जी, डाइवर्सिफाइड है। सारे फंड्स बहुत ही अच्छे चुने हुए हैं। डिफरेंट एएमसीज़ के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। करीब 6000 रुपए निवेश कर रही हैं, तो 20 साल में ये करीब-करीब 60 लाख रुपए बन जाता है। और इनके पास 50,000 रुपए की एक जो लमसम कॉर्पस है, अगर उसको भी निवेशित रखेंगे तो करीब-करीब 4,82,000 बन जाता है। तो यहाँ इनका 65 लाख का लक्ष्य करीब-करीब पूरा हो जाता है। तो अगर इनको 1 करोड़ तक पहुँचना है, तो इनको या तो अपनी एसआईपी 4000 रुपए से और बढ़ानी होगी, और नहीं तो 8% के हिसाब से स्टेप अप अप्रोच लेना पड़ेगा, ताकि ये अपने 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच जाएँ। जहाँ तक इनके पति के पोर्टफोलियो का सवाल है, वो बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर फंड्स जो ले रखे हैं कविता जी, वो एनएफओज़ में ले रखे हैं। और अभी उन फंड्स की कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस भी अभी देखने को नज़र नहीं आ रही है, और 2 तो थीमेटिक फंड्स हैं। तो मेरी सबसे पहले सलाह ये रहेगी कि कोशिश करें ऐसे फंड्स में निवेश करें, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और थीमेटिक फंड्स से शुरुआत ना करें, क्योंकि वो हो सकता है रिस्की हो। जैसा कि मार्केट में आजकल वॉलेटिलिटी भी चल रही है, तो थीमेटिक फंड्स को इमीडिएटली अवॉइड करें, और कोशिश करें लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में ज़्यादातर अपना एलोकेशन बढ़ाएँ।
तो उनके हस्बैंड के लिए मेरे पास यही सलाह है कि थोड़ा-सा थीमेटिक फंड से निकल कर कोशिश करें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना निवेश बढ़ाएँ और उनको भी अगर 50 लाख तक के लक्ष्य पे पहुँचना है, तो अभी वो 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो करीब-करीब 10,000 की एसआईपी उनको चाहिए होगी, तब वो 50 लाख तक के गोल पर पहुँच पाएँगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा पोर्टफोलियो में बदलाव की आवश्यकता है। एस्टेब्लिश्ड फंड्स की तरफ जाएँ, थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करें और कोशिश करें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ज़्यादा एक्सपोज़र ना लें। कविता जी। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी बखूबी आपने समझा दिया और मेरे साथ प्रियंका फ़ोन लाइन पर नहीं है, वरना हम इनसे और जानकारी ले सकते और समझ सकते थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और दिलीप राव जी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। राव साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ मैडम। ऑलराइट, दिलीप जी, आपके पास क्वांट का एलएसएस है, निपॉन का लार्ज कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जेएम अग्रेसिव हाइब्रिड भी है आपके पास और 10 साल में आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए। रिटायरमेंट आपकी 10 साल में है सर? नहीं, मतलब मैं अभी 28 इयर्स का हूँ, पर आई एम प्लानिंग टू रिटायर अर्ली इन द सेंस उसके बाद मैं कुछ और करना चाहता हूँ। डोंट वांट टू वर्क। अच्छा, तो क्या करना चाहेंगे? मेरा प्लान है इन द सेंस खुद का बिजनेस कुछ करने के लिए। इन द सेंस मेरा 3 to 4 करोड़ का इसीलिए प्लान है कि मैं उससे एसडब्ल्यूपी करूँ और एक कांस्टेंट इनकम मुझे आए और मैं अपना जो भी मर्जी कर सकूँ उसके बाद, इन द सेंस खुद का बिजनेस को सेटअप कर सकूँ। दैट इज द रीजन फॉर डूइंग दिस एमएफ। ओके, तो आपको बेसिकली अपने जो भी आपको अपना व्यवसाय करना है या आपको एंटरप्रेन्योरशिप के राह पर आगे निकलना है, उसके लिए फंडिंग नहीं चाहिए, जब बल्कि नहीं, आपको जो मुझे आप इनकम हाँ स्टॉपेज होगी उसके लिए आपको ये पैसे चाहिए होंगे। ओके, राइट, ताकि तो मैं ये फ्रीली कुछ कर सकूँ। कितने सालों तक फिर ये सस्टेन करेगा? कोई आपने बफर पीरियड रखा है अपने लिए कि 3 से 5 साल तक मैं अपने इन्वेस्टमेंट से एसडब्ल्यूपी कराता रहूँगा? बिकॉज 3 सीआर का टारगेट है, लेकिन वो भी ख़त्म तो हो ही जाएंगे ना कुछ सालों के बाद। हाँ, मेरा प्लान है एटलीस्ट लाइक 5 इयर्स तक, जब तक मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश ना हो जाए, 5 to 10 इयर्स तक अगर ये कॉर्पस मुझे सपोर्ट कर पाएगा तो दैट्स द एक्चुअल कितना प्लान। आपको कितना आपको महीना चाहिए होगा, हर महीना? लाइक 80 to 90,000 आफ्टर 10 इयर्स आई एम सेइंग। ओके, 80 to 90,000 आफ्टर 10 इयर्स। चलिए, अपनी एसआईपी बढ़ाने की भी कोशिश होगी आपकी? हाँ, एवरी ईयर अप्रॉक्स, अभी मैं अप्रॉक्स 50 to 60,000 कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर से जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा मैं सोच रहा हूँ 10 to 15% स्टेप अप करूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू नो जो मैं फंड्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है। अगर सही है तो लाइक जो भी फंड्स है मेरा और जो भी अमाउंट मैं कर रहा हूँ वो सही दिशा पे मैं जा रहा हूँ कि नहीं, ये जानना चाहता था मैं। ओके, परफेक्ट। चलिए, ये सवाल विश्वजीत जी आप ही के पास है मेरे ख्याल से। ये सवाल भी आज पंकज जी के कोई कॉलर्स फिलहाल लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे हमें। बताइए विश्वजीत जी, तो ये क्लियर है 10 साल के बाद इनको खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। स्टार्टअप में पैसे लगाने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप शुरू होने के 5 साल तक ये सस्टेन हो जाए, इनका जो निवेश है फिलहाल उसी को लेकर इन्होंने जो है प्लानिंग कर रखी है। बताइए। दिलीप राव जी, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो बहुत काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड है, बहुत अच्छी एएमसीज़ का चुनाव किया हुआ है, सारे ही फंड्स अच्छे हैं, कोई ज़्यादा की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार पंकज जी ने भी बोला था शो में कि ज़्यादातर जो शो देखते हैं कविता जी आपका, उनके जो पोर्टफोलियो है, वो काफ़ी अच्छे बनने लगे हैं, काफ़ी चेंज आया है और उसमें ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ तक कि गणित की बात करें, ये 60,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और इन्होंने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ का 10 साल में। तो अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो ये करीब-करीब 1.40 मतलब 1.5 करोड़ के करीब बन जाता है। लेकिन 1 करोड़ 60 लाख की कमी अभी भी रहती है। तो या तो फिर इनको एसआईपी बिल्कुल डबल करनी पड़ेगी दिलीप राव जी आपको, नहीं तो 20% का स्टेप अप अप्रोच लेना पड़ेगा 10 साल तक, तभी जाके आप अपने 3 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। तो गोल थोड़ा-सा आपने एम्बिशियस रखा है, अगर उसमें थोड़ा या तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा और डिले करना पड़ेगा, तब आप 3 करोड़ तक आराम से पहुँच पाएँगे। नहीं तो आपको एसआईपी थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने गोल तक पहुँच पाएँगे। अदरवाइज़ पोर्टफोलियो इज़ वेरी गुड दिलीप राव जी, यू मे कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड और अगर आप ऐड करना चाहें तो वैल्यू स्टाइल फंड्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि वही मिसिंग है, बाकी सब आपने अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से मिक्स किया हुआ है। काफ़ी बैलेंस पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के लिहाज से तो काफ़ी बैलेंस्ड है। कोई और सवाल पूछना है आपको विश्वजीत जी से?
मैम वो जो अगर मैं SWP करता हूँ इन द सेंस लेट्स सपोज 1.5 करोड़ बनता है मेरा 10 इयर्स के बाद, तो मैं अगर 62 मतलब 70-80,000 SWP करता हूँ तो मुझे कितना साल तक मैं उस अमाउंट से मैं सस्टेन कर सकता हूँ? बताइए विश्वजीत जी। जी, दिलीप राव जी, देखिए पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो उस पे डिपेंड करता है। अगर जो आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको 50,000 रुपए की इनकम चाहिए एसडब्ल्यूपी से, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर वो 12% से इन्वेस्टेड होता है और आप 6% निकालते रहते हैं, तो भी आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहेगा। लेकिन हो सकता है आगे चल के जो इन्फ्लेशन है, वो आपको थोड़ा-सा तंग करे। तो 5-10 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको आपका लाइफ़स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उस समय मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो भी आपको देखना होगा। बट काफ़ी अच्छे पीरियड तक आप इसको अगर 200% से मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो उस पोर्टफोलियो में आप निवेशित रह सकते हैं और वहाँ से आप अपना आराम से 6% विथड्रॉ कर सकते हैं, कम से कम 25-30 साल तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा और इन्फ्लेशन की वजह से आपको अपना पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आज के लिहाज से ये ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और सुमीत सिन्हा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सुमीत। नमस्कार मैडम। हेलो। सुमीत, हाँ आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। थैंक यू, अपना सवाल आपने मुझे भेजा। सुमित, ये जो आपने एसबीआई में इतना भारी पोर्टफोलियो बना रखा है, ये किसी खास वजह से है? एक्चुअली मैडम हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर वर्किंग देयर, तो फ्रॉम देयर ओह। एडवाइस आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ फंड। तो मेरा क्वेश्चन यही था मैडम कि जो हमारा एसबीआई में जो एक्सपोजर है और 16,000 का अप्रॉक्स डिफरेंट एमएफ में है, तो ये पोर्टफोलियो हमारा ठीक है कि नहीं है, या अदर आई हैव टू चेंज शिफ्ट टू सम अदर फंड? आपने अपने फ्रेंड्स के पोर्टफोलियोज देखे हैं क्या? क्या उनके भी पोर्टफोलियो में सारे एसबीआई के ही फंड्स हैं? They are working in SBI. That's why, madam, their portfolio is also growing good. Actually, मैं भी देखता नहीं रहता हूँ, नहीं, तो जो ग्रोइंग गुड तो एक अपनी बात है और आप एसबीआई में काम कर रहे हैं वो अपनी एक बात है। एसबीआई में काम करने का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी ही आप उस फंड में निवेश करें। एसबीआई बैंक में काम कर रहे होंगे आपके सारे दोस्त, ऐसा बोल रहे हैं आप? they are working there. Yeah. जी, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है और आप काफ़ी बड़े हेफ्टी अमाउंट की एसआईपी भी कर रहे हैं। देखिए तमाम जो आपने एसबीआई और स्कीम्स भी, ऐसा नहीं कि स्कीम्स ख़राब हैं, मेरे ख्याल से ठीक ठाक स्कीम्स भी आपने उठा रखी हैं वहाँ से। 34,700 की आपकी लेकिन एसआईपी चल रही है और उसके बाद जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसमें लगभग 16,000 की एसआईपी आपकी निपॉन की, मिरर की, एक्सिस की, 3 यूटीआई की और एक पराग पारिक की स्कीम में है। तो बहुत ओवर डिवर्सिफिकेशन भी है कैटेगरी वाइज। मुझे ये बताइए कि ये पोर्टफोलियो जो बनाया है इसके पीछे वजह क्या है? आप क्या चाहते हैं इस पोर्टफोलियो से, सुमीत साहब? मेरा जो मेन पर्पस है मैडम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये मेरा, और फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म को अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ मैं लॉन्ग टर्म अगर कुछ क्वांटिफाई करने को कहूँ तो कितने साल आप बताएंगे मेरे को लॉन्ग टर्म है आपके लिए? 15 to 20 years मैडम। ठीक है, और फिर उसमें से कितना कॉर्पस आपको उठाना भी होगा या जमा करना होगा? अप्रॉक्स 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़ अगर 15 से 20 साल में? अगर मैं करता हूँ तो ईयर में। हाँ, तो उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन होगा सर, है ना? अगर आप इतना लंबा टारगेट दे रहे हैं और निवेश भी आपका अच्छा खासा है, बताते हैं कैसे अचीव होगा। पंकज जी, मेरे ख्याल से फाइनली आपके पास एक दर्शक का सवाल आया है सुमीत का, बताइए। और सवाल बड़ा अच्छा है। वैसे तो बहुत बात आपने क्लियर कर दी, पर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। सुमित जी, ऐसा है कि एक तो बात अच्छी है कि आपके दोस्तों ने आपको मोटिवेट किया इन्वेस्ट करने के लिए, वो एसबीआई में हैं और उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक किया। लेकिन जो आपने कहा कि वो एसबीआई में हैं तो उनके पोर्टफोलियो में भी एसबीआई होगा, उनके पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात शायद सही ना भी हो। ऐसा नहीं होता कि जो जहां पे काम कर रहा होता है वो उसी का इस्तेमाल करता है। जो पिज्जा के आउटलेट में काम कर रहा है, मतलब नहीं रोज पिज्जा ही खाता है, वो रोटी सब्जी भी खाता होगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। दो चीजें हैं, एक तो सारी स्कीम एसबीआई की एक पोर्टफोलियो में 34,700 रुपए
और सारे के सारे एसबीआई, और ऊपर से स्कीम बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए, यदि आपको एसबीआई में रहना है तो भी मैं कहूंगा कि आपको स्कीम कम करनी चाहिए, उनके मैं नाम बताऊंगा आपको। जो दूसरा पोर्टफोलियो है जहां पर आपके 16,000 रुपीज की एसआईपी चल रही है, वो स्कीम ठीक है, पहले बल्कि उसकी बात कर लेते हैं। उसमें से एक स्कीम मैं कहूंगा कि यूटीआई फोकस फंड जो है आपके पास, उसमें 1,000 रुपीज की एसआईपी, उसे आप बंद कर सकते हैं और उसकी जगह जो अमाउंट है उसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें ऑलरेडी आप 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक फंड तो आप वहां से कम कर लीजिए। लेकिन जो एसबीआई का पोर्टफोलियो है उसमें आपको जरूर फंड्स कम करने चाहिए। बात यह है कि एसबीआई वाले फंड्स और बाकी जो फंड्स हैं, यदि ये आप ही का टोटल पोर्टफोलियो है तो आपको मेरे हिसाब से काफी फंड्स कम करने की जरूरत है, क्योंकि काफी डुप्लीकेसी भी हो रही है। आप देखेंगे उनके जो अंडरलाइंग असेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, एक तरह के फंड्स हैं। फिर भी एसबीआई के फंड्स में इसमें कहूंगा कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में बने रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसमें रह सकते हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, उसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, उसमें आप जारी रखिए एसआईपी। और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, उसमें भी आप जारी रख सकते हैं। और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, उसमें भी आप रखिए। ये सब भी फिर भी आप देखेंगे यहां पर तो करीब 6 फंड्स फिर भी आपके पास बचे हुए हैं एसबीआई के। इसके अलावा बाकी जो फंड्स हैं उसमें एसआईपी आप रोक दीजिए, और जो पैसा है उसे इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड, जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है आपके पास में, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, इनमें आप ऐड कर लीजिए, ये बेहतर रहेगा। तो ये तो फिलहाल क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम की सलाह दी है, बट यदि और भी कम करना चाहें इसमें से आप, क्योंकि आप ही का पोर्टफोलियो है, तो फिर ऐसा कीजिए जैसे कि फ्लेक्सी कैप में एक ही फंड हो, एक कॉन्ट्रा फंड हो, आपका जो इंडेक्स फंड है लार्ज कैप इंडेक्स फंड निफ्टी 50 वो एक हो। इस तरह से सिर्फ यदि 5 फंड्स आप रखेंगे पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो और बेहतर हो जाएगा और आपको उसे ट्रैक करने में आसानी रहेगी। सुमित जी, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ, आपने सुना पंकज जी ने आपको क्या कहा? हाँ मैडम, सुना है। थैंक यू फॉर दिस सजेशन। ऑल द बेस्ट सुमित जी। पंकज जी, अगला सवाल शिबू का लेते हैं। ये यूट्यूब से आप ही के लिए है और इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स दे रखी है। कुछ फंड्स हैं, बंधन का यूएस इक्विटी इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड, पराग पारिक डायनेमिक एसिड क्लास, कोटक का फ्लेक्सी कैप, डीएसपी का मिड कैप और टाटा का स्मॉल कैप, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स है। 10 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपए, इनको घर खरीदना है। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, लेकिन शिबू, अच्छा लगा आपका सवाल, आपने हमें भेजा। और 10 साल में घर खरीदना है 1 CR। आई एम श्योर आपने थोड़ी सी प्लानिंग कर रखी है और बाकी जो फैक्टर्स जो ज़रूरी होते हैं एक गोल को लाइन अप करने के लिए वो आपने काउंट इन कर रखे हो, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। 1 CR की वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी शायद 10 साल के बाद की अगर हम बात करें, लेकिन इनका फंड मिक्स बहुत दिलचस्प है। पंकज जी, पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा बताएं, और अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, कमी है तो कहाँ कमी है? कविता, देखिए बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस द मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत ही अच्छा मतलब मिक्स है। फ्लेक्सी कैप है, साथ में इंटरनेशनल लोकेशन भी है और एक हाइब्रिड फंड भी है। तो मेरे हिसाब से 10 साल के नजरिए से ये बिल्कुल सही है। बस एक बात है, हालांकि इन्होंने ये भी क्लियर किया हुआ कि 5,000 रुपये हर स्कीम में है, तो मतलब टाटा स्मॉल कैप फंड में भी 5,000 रुपया ही है, मिड कैप में भी 5,000 रुपये है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मिक्स भी अच्छा है। विद इन द कैटेगरी अगर स्कीम की बात करें तो भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है स्कीम, ये भी बहुत अच्छा है। और रही बात टारगेट की, अगेन 12% पे यदि कैलकुलेट करूं तो ये निकल कर आता है करीब 30,000 की एसआईपी से 67 लाख रुपीज इकट्ठा कर सकते हैं। अब यदि 10% का स्टेप अप कर लें तो आसानी से 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा कर सकते हैं, अगेन 12% के CAGR पर। तो जो बात आपने कही थी कि 10 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सही है। उस हिसाब से देखना होगा शिबू को कि कितना अमाउंट बढ़ाना चाहिए। बट इस नंबर की बात करें, 1 करोड़ रुपया अचीव करना यहां पर आसान लग रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। तो 10% का स्टेप अप कर लें, बाकी कोई ऐसे बदलाव की जरूरत नहीं है शिबू को। और शिबू अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं, फोन पर है नहीं तो और भी बात करते इनसे, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ऑल द बेस्ट शिबू जी आपको। ऑलराइट, चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं और अंकित का सवाल मैं लूंगी। क्या अंकित फोन लाइन पर है मेरे साथ? अंकित, हाय, गुड इवनिंग। हाय, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हो? फाइन मैम। मैम आप कैसे हैं मैम? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम। योर शो इज मैं बिल्कुल ठीक वेरी हूँ। नाइस मैम।
थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू। हाउ कैन वी हेल्प यू? बताइए। या मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट था मैम, मुझे 5 CR का कॉर्पस इकट्ठा करना था। तो Okay. जो टाइम है मेरे पास वो है मैम नियर अबाउट 20 ईयर्स। ओके तो मैम ओके विल यू हेल्प मी ऑन दिस? सो 5 CR आपने मुझे रिटायरमेंट का गोल बताया है अंकित, बट बीच में जी। यू हैव अ गोल जहाँ पे आपने लिखा है चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज भी, इसके लिए भी 20 इयर्स हैं? यस मैम, यस मैम। इसके लिए मैम मेरे पास है नियर अबाउट मैम 12 ईयर्स। 12 इयर्स फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज और बाकी रिटायरमेंट के लिए 5 CR। कॉर्पस क्या होगा चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए? बिकॉज रिटायरमेंट तो 5 CR है, बाकी के लिए क्या होगा? मैम ये मैम चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज के लिए नियर अबाउट 2 CR मैम। 2 CR ईच, मतलब 4 करोड़ 12 साल के बाद। जी जी। ओके इन्वेस्टमेंट्स कितनी बढ़ा पाएंगे? फिलहाल तो 22,000 रुपए की कर रहे हैं। मैम मैंने थोड़ा सा 22 की अभी चल रहा है, और इसके हाँ। अलावा मैम कुछ लमसम भी किया हुआ है। कहाँ कहाँ कितने कितने तो अमाउंट का? कुछ लमसम मैम एक्सिस बिजनेस फंड है, एक एक्सिस बिजनेस साइकिल मैम, उसमें किया हुआ है लमसम। एक एक्सिस का ELSS फंड है, उसमें किया हुआ है लमसम। और मैम मेरी जो SIP है वो अभी मैम नियर अबाउट मैम 30,000 की चल रही है। तो लमसम कितना है टोटल अमाउंट दोनों फंड्स में? मैम इसमें 2 लाख ईच है मैम। तो 4 लाख रुपए लमसम लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा मैम सुकन्या समृद्धि चल रही है बच्चे के लिए, और थोड़े से मैम FD है मैम। सुकन्या समृद्धि कितनी? मैम 1.5 ईयर पर ईच ईयर नियर अबाउट मैम वहाँ कॉर्पस है 7 लाख। 7 लाख अभी तक इकट्ठा हो चुके हैं। यस मैम। FD कितना है? नियर अबाउट मैम 20। 20 लाख। ये कब मैच्योर हो रही है? मैम आफ्टर 5 ईयर। 5 साल में। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर कुछ प्लानिंग की जाए। विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल, तो अब कुछ डिटेल्स आ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल तो ये कविता कुछ जी। डिटेल्स जी हमारे पास अभी आई हैं दरअसल। तो इसमें जी 4 लाख का लमसम भी है। सुकन्या समृद्धि में अब तक 7 लाख रुपए इकट्ठा हो रखे हैं, और 20 लाख की FD 5 साल के बाद इनकी हो जाएगी मैच्योर, तो उसको भी अगर ये चाहें तो अपने गोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। 4 लाख रुपए चाहिए 12 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए, और 4 करोड़ चाहिए पढ़ाई और शादी के लिए बच्चों की, और 5 करोड़ चाहिए इनको रिटायरमेंट के लिए। कविता जी, जो इनका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो थोड़ा सा एम्बिशियस है। जो गोल इन्होंने रखे हैं 4 करोड़ का जो 12 साल बाद है, और 5 करोड़ का जो रिटायरमेंट का है। क्योंकि अगर मैं इनकी SIP देखता हूँ 30,500 की SIP लेकर चलता हूँ, तो 12% के CAGR के हिसाब से 20 साल में केवल 3 करोड़ 40 लाख बनते हैं। तो पहले तो रिटायरमेंट गोल ही अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए इनको कम से कम 8% का स्टेप अप करना पड़ेगा, तब जाके ये अपने 5 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। जहाँ तक का इनके बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, वो जो लक्ष्य अभी 4 करोड़ तो काफ़ी एम्बिशियस है। तो मेरे हिसाब से उनको अलग से इनके लिए SIP करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली SIP तो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। और जो इन्होंने 20 लाख रुपए रखे हुए हैं, वो FD के 7 साढ़े 7% के हिसाब से भी लेके चलें, तो कोई बहुत बड़ी रकम वहाँ बनती नज़र नहीं आ रही है। और 7 लाख का सुकन्या समृद्धि का भी क्योंकि उसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 8% के हिसाब से है, तो टैक्स फ्री पैसा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उस गोल से काफ़ी दूर है। तो इनको दोनों गोल्स के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से SIP करनी चाहिए, क्योंकि ये सब मिलाकर भी अगर देखें तो 50 लाख तक ही पहुँच पाएगा। तो मेरे हिसाब से इनको 2 ढाई करोड़ के लिए अगर लक्ष्य लेके चलते हैं, थोड़ा कंज़र्वेटिव भी चलते हैं, क्योंकि 2 करोड़ की एजुकेशन प्लान और 2 करोड़ का शादी का प्लान रखते भी हैं, तो भी मेरे ख्याल में एम्बिशियस है। तो कोशिश करें अपनी SIP और इंक्रीज़ करें, दोनों गोल्स को सेपरेट रखें, क्योंकि अभी रिटायरमेंट के लिए भी इनको थोड़ी-सी SIP इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। 8% के हिसाब से स्टेप अप करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा प्लानिंग इनको दोबारा से करना पड़ेगा, या फिर गोल अमाउंट को थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव करना पड़ेगा, तब जाके ये अचीव कर पाएँ। जहाँ तक इनका पोर्टफोलियो का सवाल है कविता जी, सॉरी मैं मिस कर गया। वो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। 2 थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं इन्होंने, थोड़े से रिस्की है, बट क्योंकि IT फंड है और 2 साल से IT ने ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में अच्छे रिटर्न्स आएँगे।
इसके अलावा एक्सिस बिजनेस साइकिल फंड है, वो भी काफी अच्छा है परफॉर्मेंस, तो निवेशित रह सकते हैं, लेकिन उसपे नजर रखें। और 2 स्मॉल कैप फंड भी हैं, एक्सिस एचडीएफसी का स्मॉल कैप है और मोतीलाल का स्मॉल कैप है। तो कोशिश करें, इनके पोर्टफोलियो में अभी लार्ज कैप मिसिंग है, कोई भी लार्ज कैप नहीं है, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप को एचडीएफसी 100 फंड की तरफ स्विच कर सकते हैं, ताकि एक लार्ज कैप फंड की जो कमी है वो भी पूरी हो जाए। और मेरा बस सिंपल सा सलाह ये रहेगी कि अपनी एसआईपी को और इंक्रीज करें। जल्दी से मैं एक बार पूछ लेती हूँ, अंकित आपको कुछ और पूछना है? सलाह आपको दे दी है विश्वजीत जी ने, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको अपने गोल्स को लाइन अप करना होगा। एम्बिशियस गोल है आपका, अच्छा है, आपने इन्वेस्टमेंट की राह भी पकड़ी है, आपने फंड्स का चुनाव भी किया है, लेकिन शायद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा अगर आप इसी गोल्स को अब अचीव करना चाहते हैं इसी टाइमलाइन में। अगर टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकती है देन मे बी आपके पास कुछ स्कोप है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही आपको बढ़ाना होगा। कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं विश्वजीत जी से? मैम मैं 50,000 एसआईपी और बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें मैंने 3-4 फंड चूज करके रखे हैं। इसमें मैंने एक मैम सिल्वर ईटीएफ फंड चूज करके रखा है 10,000। अंकित, मैं आपसे अंकित मेरे पास अंकित एक सेकंड, आपने ना बहुत सारी डिटेल्स हमें दी नहीं थी, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने सवाल को वापस से भेजें, क्योंकि मेरे पास अगले दर्शक ऑलरेडी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और इट सीम्स आपके पास और भी इन्वेस्टमेंट है जिसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो लास्ट मिनट हो जाता है इवन फॉर द एक्सपर्ट कि वो नोट डाउन करें और आपके लिए हाथों हाथ प्लानिंग करें। अपना सवाल मुझे वापस भेजिए और सारी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के साथ भेजिए ताकि हम विस्तार से आपकी प्लानिंग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित। अमित से जो मैं जुड़ना चाहती हूँ, अमित हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? हम पंजाब से बात कर रहे हैं मैडम। ऑलराइट, आपने अपनी एसआईपी कौन से स्मॉल कैप फंड में शुरू करनी है या कर चुके हैं? मैडम अभी तो आपसे इनसे इन्फॉर्मेशन लेना था कि अच्छा जो 10,000 है उसको कोटक में लगाएं, क्वांट में लगाएं या एसबीआई में लगाएं, किसमें तो अच्छा रहेगा? तो अमित ये बताइए, डिफेंस फंड भी आपने एक अपना ऑप्शन रखा हुआ है कि शायद इसमें आपको इंटरेस्ट हो। कोई खास वजह कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें भी एक स्मॉल कैप पर आपका बहुत ज़्यादा रुझान है और डिफेंस भी आपने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, स्मॉल कैप और डिफेंस? कोई खास वजह है इसके पीछे? रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, इसीलिए आप इसमें पैसे लगाना चाहते हैं? मैं आपका ये प्रोग्राम रेगुलर देख रहा हूँ, तो मैंने देखा है अच्छा, जो वैसे भी स्टडी किया है, स्मॉल कैप की रिटर्न बहुत ज्यादा है एज कम्पेयरिंग टू अदर फंड्स। तो डिफेंस फंड में जैसे पहले बूम आया था, लेकिन अभी जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है और मोतीलाल वो नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। तो उसी हिसाब से ही मैंने आपसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी थी। आपका कोई और पोर्टफोलियो है फंड्स का कि ये पहली बार इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? अभी है मेरा पोर्टफोलियो, उसमें जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, तो ऐसे ही कुछ फंड्स हैं, जैसे एक आईसीसीआई और एचडीएफसी का रिटायरमेंट फंड में पैसा डाला है थोड़ा। 2 मिड कैप है, 2 रिटायरमेंट फंड है, 2 मिड कैप है, 2 रिटायरमेंट फंड है, और कौन सा है? स्मॉल कैप के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना था। चलिए, अभी आपके पास एक मिड कैप है और 2 मिड कैप है, 2 रिटायरमेंट है, और अभी आपको स्मॉल कैप पे सवाल पूछना है और डिफेंस फंड पे भी। तो पंकज जी, डिटेल्स हमारे पास अब थोड़ी आ गई हैं, बताइए। इनको स्मॉल कैप फंड डालना है और एक डिफेंस का भी डालना है। देखिए अंकित, नाम पूछा है तो बता दूंगा आपको मैं, लेकिन एक बात बोलूंगा, आपने जो कहा कि रिसर्च की आपने और लगा कि डिफेंस फंड के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, स्मॉल कैप के अच्छे हैं, ये समय समय की बात होती है, बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके पास में। और स्मॉल कैप में जैसे तेजी देखी जाती है, लेकिन गिरावट में उसी तरह से नुकसान भी ज्यादा होने की यहाँ पर आशंका रहती है। तो अगर आपने जैसा कहा कि रिटायरमेंट फंड आपके पास है, मिड कैप है, थोड़ा स्मॉल कैप ऐड करना हो तो आप जरूर करें, और पर तैयार रहें कि जब भी गिरावट आएगी तो वहां पर उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहेगी। स्मॉल कैप के अंदर एक फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, वेल एस्टेब्लिश फंड है, बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इसकी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक नया फंड है महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड, इसका भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, इसे भी कंसिडर किया जा सकता है। और 2 फंड आपने नाम लिए थे, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, वो फंड्स भी अच्छे हैं। तो स्मॉल कैप ओवरऑल अगर बात करेंगे तो चारों फंड जो 2 मैंने बताए, 2 आपने जिक्र किया, उनमें किया जा सकता है, पर लेना एक ही फंड, एक फंड में किसी में आप छोटी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा निवेश ना करें। दूसरी बात यह है कि डिफेंस फंड, देखिए डिफेंस में
एचडीएफसी डिफेंस फंड अभी नया इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा है, एसआईपी भी उसमें रोकी हुई है। अगर आपको ऐड करना ही है तो दो ही चॉइस हैं आपके पास, आदित्य बिरला सन लाइफ डिफेंस इंडेक्स फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, दोनों ही पैसिव फंड हैं। इसमें आपको ऐड करना है तो छोटा सा अमाउंट एसआईपी के जरिए आप मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में ऐड कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से फिर भी अगर रिपीट करूंगा, जिस तरह से आपसे बात हुई है अभी, आप इस तरह थीमेटिक फंड को ऐड ना करें, उसके बजाय आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रहें तो बेहतर है। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, जैसे निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, आईसीसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है। मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा डिफेंस फंड ऐड करने के मुकाबले। चलिए अमित, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। और हालांकि डाइवर्सिफिकेशन की एक रूल है जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जोखिम मत उठाइएगा इस नाम पर कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को भी देखकर निर्णय लेना चाहिए अमित। बहरहाल पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल जवाब के सिलसिले में हमारे साथ जुड़े आप। होता ये है कि एक एक दर्शक का सवाल हम लेते हैं तो उस एक सवाल में बहुत सारे दर्शकों की जो क्वेरीज होती हैं उसका निवारण हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो इसीलिए सवाल जवाब का ये जो सिलसिला है हमारे लिए, शो के लिए काफ़ी अहम भी है। धन्यवाद आप दोनों का, हर हफ्ते शिरकत करते हैं और दर्शकों के पोर्टफोलियो को सुलझाते हैं, उनकी क्वेरीज को उनका मार्गदर्शन करते हैं। हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले आपको व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रही हूं और जो कि इस शो का नंबर है, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की सभी डिटेल्स दीजिएगा। अभी भी अगर आप शो देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कुछ दर्शकों ने आधी अधूरी जानकारी हमें दी है। आप जो हमें जानकारियां देते हैं वो हम हमारे एक्सपर्ट्स के पास पहुंचाते हैं ताकि वो लाइव शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। जितनी तरह से आप डिटेल जानकारी देंगे उतनी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो पाएगी। तो फेजेस में नहीं, एक ही साथ सभी डिटेल्स दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। अपने सवाल भेजिए अपने नाम के साथ और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं रोजाना इस शो पर। तो फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के उस पार बात होने वाली है इंश्योरेंस की। अगर आपने अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस लेना है, आपने अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो कैसे इनका चुनाव करें, इन कंपनियों का चुनाव करें। क्लेम सेटलमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोग कंसिडर करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले। इसका गणित क्या है, कौन कौन सी कंपनियों का अच्छा है, और क्लेम सेटलमेंट अगर खराब भी हुआ है तो क्यों खराब हुआ है, क्या इसके पीछे पॉलिसी होल्डर्स हैं या कंपनियों की गलतियां हैं। ये सब मुद्दे पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।